Good afternoon, everyone. चलिए के स्टार्ट किया जाए। ओके, वेलकम बैक। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स क्लास 12 का जैक बोर्ड का मॉडल सेट 1, है ना। आप लोगों ने सभी लोगों ने मॉडल सेट देखा होगा और मॉडल सेट में क्वेश्चन काफी आसान दिया गया है। ठीक है, ये आप लोगों का मॉडल सेट है, ये पहला सेट है। एक सेट में 35 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, और हम लोग इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग? इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। प्लीज बात नहीं करेंगे आप लोग। देखिए, एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बेंच में 3 बैठिए ना, एक बेंच में 3 बैठिए, एक बेंच में 3 बैठिए। चलिए, ओके। चलिए, ओके, स्टार्ट किए जाए। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है कि इफ द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस। हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज से अगर हम लोग पॉइंट की दूरी बढ़ाते हैं, है ना, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट द पॉइंट, तो फिर क्या होगा? पोटेंशियल का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, इनटू Q डिवाइडेड बाई R। जैसे जैसे हम पॉजिटिव चार्ज से दूर जाते हैं, मैंने आप लोगों को बताया है कि पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज करेगा, क्योंकि R का वैल्यू जब बढ़ेगा तो R जो है यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और अगर R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मतलब यहाँ पे ये क्या करेगा? वैल्यू बढ़ेगा तो ये ओवरऑल वैल्यू को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। समझ में आया? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो जैसे जैसे R का वैल्यू बढ़ाएंगे हम लोग, क्या होगा? पोटेंशियल का वैल्यू डिक्रीज करेगा। तो हमारे क्वेश्चन में जो ऑप्शन बी है वो क्या है? डिक्रीज, जो कि हमारा सही आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला जो है, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे? दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, है ना। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों कि 2 चार्ज स्फीयर आर सेपरेटेड एट डिस्टेंस d exerts a force F on each other। हमारे पास 2 चार्ज स्फीयर है। मान लीजिए इसके पास चार्ज Q1 है और इसके पास चार्ज कितना है? Q2 है। जब ये दोनों d दूरी पे था तो कितना फोर्स लगा रहा था? F फोर्स लगा रहा था। बोला कि हम लोगों ने क्या किया है कि इफ चार्ज आर डबल, हमने दोनों चार्ज के वैल्यू को क्या कर दिया है? अब डबल, मतलब इसको 2Q1 और इसको 2Q2 ये कर दिया है, और दोनों के बीच की दूरी को भी बढ़ा दिया है। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी को क्या किया है? इंक्रीज कर दिया है। तो 2Q2 और कितना कर दिया है? ये दूरी को ये डबल कर दिया है। बोला है कि बताइए अब फोर्स क्या होगा, है ना। अब बोला है F के बराबर होगा या F/2 होगा या F/4 होगा या 4F होगा। सुनेंगे, पहले केस में फोर्स का वैल्यू कितना आ रहा है? देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई D का स्क्वायर। दूसरे केस में फोर्स का वैल्यू कितना आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है? 2Q1, दूसरा चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है? तो 2D का स्क्वायर, हाँ या ना। ये कितना आ जाएगा बताइए? F1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4D स्क्वायर। 4 और 4 कट गया, क्या गया? F1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय, और ये किसके बराबर? F के बराबर। मतलब क्या हो जाएगा? फोर्स
सेम रह जाएगा। क्या हो जाएगा? फोर्स सेम रह जाएगा। ठीक है, ये दूसरे का आंसर है। तो दूसरा का आंसर हमारा कितना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ए हो जाएगा। हो गया? कोई लिखेंगे इसको? टिक मार ले रहे हैं। इसमें वीडियो पूरा आ रहा देखिए तो। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखें। तीसरा क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए हुए हैं, ये बात पता है ना? असाइनमेंट में, डीबीपी में, टेस्ट में, हर जगह ये सब क्वेश्चन आया हुआ है। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है सुनेंगे हम लोग, ठीक है? देखिए ये तीसरा क्वेश्चन बोलता है इसमें से कौन सा रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के लिए सही है। हमको दिया है, पहला ऑप्शन है E इक्वल टू माइनस ऑफ dv बाई dx, यही वाला सही हो गया, हाँ या ना? दूसरा दिया है E इक्वल टू dv बाई dx, ठीक है? तो ये पहला वाला क्या है? सही है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है कितना? ए। ये जनरल एक्सप्रेशन मैंने आप लोग को बताया भी था कि ये कैसे आता है, हाँ या ना? ठीक है, तो ये पहला E इक्वल टू माइनस ऑफ dv बाई dx, ठीक है? नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन है कि अ पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मस्ट बी। चौथा क्वेश्चन है कि एक पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड है ना? क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे इधर। बोलता है कि एक पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड है, ये किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है। तो बताइए ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऑप्शन में है नेगेटिवली चार्ज, न्यूट्रल, अ मैग्नेट, इधर नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल। देखिए नेगेटिवली चार्ज को तो ये करेगा ही करेगा अट्रैक्ट, ये तो 100% है कि ये नेगेटिवली चार्ज को करेगा अट्रैक्ट, है ना? तो नेगेटिवली चार्ज वाला तो है, लेकिन एक केस न्यूट्रल का भी आके यहाँ पे दिया हुआ है जो कि हमको फंसा रहा है, ठीक है? न्यूट्रल अगर कोई बॉडी है, कोई भी बॉडी अगर न्यूट्रल है मतलब क्या है? कोई भी बॉडी अगर न्यूट्रल है मतलब क्या है? अरे कोई चार्ज नहीं है, नहीं, इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब क्या है? इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है, यही ना बोले हैं? बिना चार्ज की बॉडी कहां? समझ में आ रहा है मेरा बात? हम बोले आप लोगों को कि कोई भी बॉडी अगर न्यूट्रल है मतलब उसके पास इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों है। तो अगर इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों है तो ये पॉजिटिव है तो ये इसके नेगेटिव को अपने तरफ बुला लेगा। अब ये इसको क्या करेगा? पॉजिटिव तो दूर ही रहेगा, लेकिन नेगेटिव को ये क्या करेगा? अपने तरफ बुला लेगा और उसको अब क्या करेगा? ये अट्रैक्ट करेगा। तो इसका ऑप्शन सी होगा, इधर नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल, ठीक है? हाँ क्या मस्ट बी? हाँ, ऑब्जेक्ट मस्ट बी नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल, ठीक है? समझ में आया बात? हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया कि अट्रैक्ट, किसको अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है? तो नेगेटिवली चार्ज को तो करेगा ही, वो तो कॉमन सा बात है, लेकिन पॉजिटिवली चार्ज बॉडी या न्यूट्रल बॉडी को भी क्या करेगा? अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है? ठीक है ना? हाँ। इसके बाद का क्वेश्चन तो बहुत आसान है, तो इसका आंसर क्या हो गया? 4 का आंसर सी, 4 का आंसर सी। कौन लात मारा इसमें? लात नहीं मारना है, में बैठ लात मारना है। ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, 5वां वाला ना। बोलता है कि अगर हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डाइइलेक्ट्रिक डाल देंगे तो क्या होगा? उसकी कैपेसिटी का इंक्रीज करेगा, हाँ या ना? आप लोग को हम बताए थे कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है
हम अगर इसमें डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो इसकी कैपेसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज। तो पांचवें का ऑप्शन क्या होगा, बी। इसके बाद ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर वेरी लो है, वेरी हाई है, वेरिंग है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट। ठीक है, जब टेम्परेचर कंडक्टर का क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तभी ओम्स लॉ वैलिड है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर डी। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं, है ना? क्योंकि देखिए, अगर एक मिनट, आप लोगों को पता है कि अगर कंडक्टर का टेम्परेचर चेंज करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, हाँ या ना? तो और ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इक्वल टू आई इंटू आर, यही बात है ना? ठीक है, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर या इफ ऑल द अदर फिजिकल कंडीशन रिमेन्स कांस्टेंट, यही पढ़ा है ना ओम्स लॉ के बारे में। इफ ऑल द अदर फिजिकल कंडीशन रिमेन कांस्टेंट, तो अदर फिजिकल कंडीशन में क्या क्या बताए थे, टेम्परेचर बताए थे, प्रेशर बताए थे, हीट बताए थे, हर एक चीज बताए थे, है ना? तो इसके लिए ओम्स लॉ वैलिड है, मतलब टेम्परेचर क्या, कांस्टेंट। एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, डायोड। ठीक है ना, डायोड क्या है, डायोड सेमीकंडक्टर्स में आता है एंड सेमीकंडक्टर्स आर नॉन ओमिक। ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, मतलब V इज प्रोपोर्शनल टू I को फॉलो, I इज प्रोपोर्शनल टू V को फॉलो नहीं करता है ना? क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो जाएगा, डी। कोई दिक्कत यहाँ पे, बोलिए, समझ में आ रहा है? आपको हम बोले कि नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, नॉन ओमिक जो कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, मतलब I इज प्रोपोर्शनल टू V को फॉलो नहीं करता है। और I इज प्रोपोर्शनल टू V को फॉलो कौन नहीं करता, सेमीकंडक्टर्स नहीं फॉलो करता है। ठीक है, तो अगर सेमीकंडक्टर उसको फॉलो नहीं कर रहा तो डायोड क्या है, सेमीकंडक्टर्स है। डायोड क्या है, सेमीकंडक्टर्स। तो हम लोग क्या बोलेंगे, डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। आप लोग को ये क्वेश्चन तो हमको लगता है कि बोले थे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ का पहला लॉ और दूसरा लॉ किसका टर्म सीक्वेंस है? पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और दूसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये तो हम लिखवाए थे आप लोगों को नोट्स में भी। तो इसका क्या हो जाएगा, 8 का बी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड एनर्जी रेस्पेक्टिवली, है ना? क्वेश्चन नंबर 8 का बी। इसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 1 कूलम चार्ज इज 18, है ना? आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग को बोलता है 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, नेट चार्ज कितना है, 1 कूलम। क्या पूछा है, ये वाला कहां से आ गया, क्वांटाइजेशन से आ गया ना? आप लोग को हम बताए थे क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो Q इक्वल टू N इंटू E, N निकालना है, क्या हो जाएगा, Q बाई E। Q बोले तो कितना दिया है, 1 कूलम, और E बोले तो कितना बच्चों, 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। कूलम कूलम गया कट, इसको काटेंगे कितना है वैल्यू, 6.25 इंटू 10 का पावर 18। सेम क्वेश्चन आपके कॉपी में लिखा हुआ भी होगा। अगला सवाल, ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कितना हो गया, 9 का आंसर हो गया ए। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, चलिए बहुत आसान है। देखिए इधर, है ना? क्वेश्चन नंबर 10 बोलेगा, बोलता है कि एक गॉसियन स्फेरिकल सरफेस है ना? क्या है, गॉसियन स्फेरिकल सरफेस है। ये क्या कर रहा है, अपने अंदर में चार्ज Q को रखे हुआ है और इसका रेडियस कितना बाबू, R। इसके बाद बोला इफ रेडियस इज डबल, अगर हम इसके रेडियस को डबल कर दे, ठीक है, तो चार्ज उतना ही दिए हैं, देन आउटवर्ड फ्लक्स क्या होगा। तो पहले फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स गॉस क्या बोलता है, नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। नेट चार्ज कितना है, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, हाँ या ना? बाद में क्या हो जाएगा,
Q by एप्सिलॉन नॉट, यही रहेगा ना। आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि फ्लक्स जो है ये साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है ना। यही बात मैं बोले थे, फ्लक्स साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये किस पे डिपेंड करता कि उसके अंदर कितना चार्ज है और इसके अंदर मीडियम क्या है। ओके वाह, तो दिक्कत किसी को? तो इसका क्या हो गया आंसर? कौन सा? सी, रिमेन्स अनचेंज। 10 का आंसर सी। समझ में आ रहा ना? सारा टॉपिक पढ़ाया हुआ है, हर एक चीज आप लोगों को हम बताए हैं। कोई लोग लिख रहे हैं क्या इसको? अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया फिजिक्स में 100 में 100 नहीं आया ना। इसके बाद सुनिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ रॉड एज कंपेयर टू दैट ऑफ वायर ऑफ अ कॉपर। देखिए एक मिनट, एक कॉपर का रॉड है, ठीक है। देखिए ये कॉपर का रॉड है और एक क्या है, एक कॉपर का थिन वायर है। बोलता है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टिविटी क्या होगी? सेम होगा। अरे कॉपर का रॉड रहे या वायर रहे, कॉपर ही रहेगा ना। हाँ ये ना, ठीक है। तो इसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टिविटी जो होगी वही इसकी भी होगी। आप लोग को हम बताए थे रेजिस्टिविटी कब चेंज करता है, तो मटेरियल चेंज करेगा। हाँ या ना? कॉपर है, कॉपर है, कॉपर कॉपर में कोई चेंजेस है नहीं। कॉपर का वायर ले, रॉड ले, कुछ भी ले ले, क्या होगी रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 11 का आंसर हो जाएगा सी। समझ में आया? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कब चेंज करता है? ड्यू टू चेंज इन मटेरियल और ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, है ना। टेम्परेचर चेंज हो या फिर मटेरियल, यहाँ पे कोई भी चीज हम लोग को चेंज करता हुआ नहीं दिख रहा, मतलब दोनों का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? सेम, ठीक है। अगला सवाल, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स वोल्ट मीटर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर। अब आप लोग सोच रहे होंगे वोल्ट मीटर कैसे? तो देखिए, आइए देखिए इधर, 1 मिनट का काम है। क्वेश्चन नंबर 12, फ्लक्स क्या होता है? हम लोग पढ़े हैं E इंटू ए, एरिया, हाँ या ना, या E इंटू डीएस। डीएस भी एरिया कोई बताता है कि नहीं? प्लीज बात नहीं कीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो वोल्ट पर मीटर, एरिया बोले तो मीटर स्क्वायर। मीटर कट गया, क्या बच गया? वोल्ट मीटर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर। मतलब 12 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? डी हो जाएगा, ठीक है। हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 सुनेंगे। बोलता है कि एक वायर है P जिसका डायमीटर आधा है और लेंथ भी आधा है। किसके कंपैरिजन में? Q के कंपैरिजन में, जो कि सेम मटेरियल का है। मान लेते हैं कि ये Q है ना, ये वायर Q है और इस वायर Q का लेंथ मान लीजिए L है और डायमीटर मान लीजिए D है ना। हमको बोला है कि रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ P एंड Q, तो D है, इसका एरिया भी कुछ होगा। मान लेते हैं रेजिस्टिविटी कितनी है? रो, सेम मटेरियल, तो R इज इक्वल टू क्या होता है? रो L बाई A, है ना। डायमीटर D है तो कितना जाएगा इसका एरिया? रेडियस मान लीजिए कितना है? R, फिर क्या हो गया? रो L बाई पाई R स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। ये किसका हम लोग निकाले? Q का। ये किसका है? Q का। Q का रेजिस्टेंस रो L बाई पाई R स्क्वायर। अब देखिए हमको बोला P जो है ना, डायमीटर में भी इसका आधा है और लेंथ में भी इसका आधा है। मतलब P का जो लेंथ है वो कितना है? L बाई 2 है। P का लेंथ कितना है? L बाई 2।
और क्या है इसका डायमीटर में भी आता है, डायमीटर में आता है, मतलब इसका रेडियस r है तो इसका रेडियस कितना है बाबू, r/2। अब इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रो मटेरियल तो सेम रहेगा ना, इनटू कितना लेंथ कितना l/2 डिवाइडेड बाई पाई r/2 का होल स्क्वायर, कितना हो गया ये रो l/2 डिवाइडेड बाई पाई इंटू r स्क्वायर बाई, ये 2 1 2 तक कटेगा क्या, ये ऊपर आ जाएगा, कितना आ गया 2 रो l बाई पाई r स्क्वायर। ये क्या है, ये रेजिस्टेंस है किसका, P का, है ना, और रो l बाई पाई r स्क्वायर ये रेजिस्टेंस है किसका, Q का। तो Rp इज इक्वल टू 2 इंटू RQ हो जाएगा। इसको इधर ले आइए, Rp बाई RQ का वैल्यू पूछा हम लोगों से, क्या होगा ये 2:1 है क्या, कोई ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन कौन सा होगा, सी। याद रहेगा ये नाम। आगे बढ़े, बोले बाबू। अगला सवाल है ना, क्वेश्चन बोलता है क्वेश्चन नंबर 14, इसको मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है कि नेम द मटेरियल विच गिव लेस रेजिस्टेंस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब सुनिए इसका, है ना, ऐसे तो यार टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग को पढ़ना नहीं है, सिलेबस में भी नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, नेम द मटेरियल विच गिव लेस रेजिस्टेंस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस घटेगा, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस घटेगा। पता है किस में होता है ऐसा, सेमीकंडक्टर्स में। किस में होता है, और यहाँ पे 4 ऑप्शन है, गोल्ड, सिल्वर, सिलिकॉन, मर्क्यूरी। और हमको पता है सेमीकंडक्टर में या तो सिलिकॉन या जर्मेनियम, तो यहाँ पे कौन है, सिलिकॉन। तो 14 का क्या हो जाएगा, 14 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। याद रखना है कि सेमीकंडक्टर के केस में जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। इसके बाद वाला क्वेश्चन आप लोगों को हम नोट में लिखवाएंगे कॉपी में। एन इलेक्ट्रॉन इंटर्स परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी सर्कुलर। बताए ना बाबू, हाँ या ना। एन इलेक्ट्रॉन इंटर्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि वो कैसे पाथ में मूव करता है, और ये टॉपिक स्पेशल लिखवाया था। बाद में बोला था कि साइक्लोट्रॉन में ये टॉपिक को आप लोगों को लिखना है, याद है ना। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बताए थे, जो कि आप लोग हम बताए थे इस तरह से क्रॉस कर करके अंदर के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बना दिए थे। एक चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर इंटर हुआ था, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा था, और ये इसको क्या किया था, सर्कुलर पाथ में घुमा दिया था। तो 15 का क्या हो जाएगा, 15 का हो जाएगा ए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आया था तो गलत उड़ा दिए हम जान गए। देखिए सुनेंगे, है ना, एकदम क्वेश्चन जो आप लोग को देख के थोड़ा बहुत इधर उधर लग रहा हो ना। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पे कितना, ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन पे कितना, ई, हाँ या ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पे EA और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन पे कितना, आप लोग को हम पढ़ाए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल टू द ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, ये हमेशा किसके बराबर,
2 के बराबर। भूल गए का इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, ये हमेशा किसके बराबर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन क्या हो जाएगा? 2 इंटू इक्वेटोरियल लाइन। कौन सा ऑप्शन? बी। आइए ना, ये हर एक चीज आप लोगों को नोट्स में मिलेगा। हेलिकल होता है जब नॉन मैग्नेटिक फील्ड होता है बाबू, ऐसे इसको हेलिकल बोलते हैं, इसको सर्कुलर नहीं बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 समझ में आया ना? इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के एक्सियल लाइन पे, एक्सियल आप लोगों को हम बता दिए थे कि ये अगर डाइपोल है तो यहाँ पे कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और इक्वेटोरियल बताए थे कि अगर डाइपोल है तो यहाँ पे कहीं पे इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल। तो एक्सियल लाइन बाय इक्वेटोरियल लाइन, ये हमेशा इसका रेशियो 2 होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ये कितना होता है? 2 इंटू ई। ये आप लोगों को नोट्स में कराया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 भी पढ़ाया आप लोगों को, देखिए आप लोगों को स्पेशल नोट में लिखवाए हैं। क्वेश्चन, इसका आंसर बी लिख लीजिए ना। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बोलता है दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है, बताइए दोनों से करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या होगा? अट्रैक्ट करेगा। आप लोगों को हम पढ़ाया ना मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में कि अगर दोनों से सेम डायरेक्शन में करंट गया बाबू तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। बताए थे कि नहीं बताए थे? आप लोग को हम बताए भी थे कि हम लोग के मोहल्ले में जो पोल होता है उसमें 2 वायर के बीच में कुछ गैप रखा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर करंट दोनों से सेम डायरेक्शन में जाएगा तो दोनों क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करेगा तो आकर के सटेगा, सटेगा तो शॉर्ट सर्किट होगा, हाँ या ना? कभी घर का पंखा उड़ेगा, कभी बिजली, कभी टीवी, हाँ या ना? ठीक है, तो अगर करंट सेम डायरेक्शन में जाएगा तो वो दोनों क्या होंगे? हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, यूनिट ऑफ कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, ये तो फैराड होता है, ये तो जानते हैं। तो इसका 17 का आंसर हो गया कौन सा? ए। इसके बाद 18 कैपेसिटर की कैपेसिटी फैराड में होती है तो ये कितना हो गया? सी। 19 एम्पियर सर्किटल लॉ, ये भी तो पढ़ा है ना? हाँ या ना? और आप लोग हम लिखवाए भी थे और ब्रैकेट में ऐसे करके बोले भी थे कि लिख लीजिए बाबू, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, ये किसके बराबर? म्यू नॉट टाइम्स करंट फ्लोइंग थ्रू द क्लोज लूप। मतलब क्वेश्चन नंबर 19 का जो ऑप्शन है वो क्या है? बी है। हाँ या ना? ये चीज आपको हम पढ़ाए थे ना, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ओवर अ क्लोज लूप इज म्यू नॉट टाइम्स द करंट फ्लोइंग थ्रू द क्लोज लूप। और ये आप लोग को हम स्पेशल केस में एकदम बताए थे, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, तो 19 का आंसर क्या हो गया? बी। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 20। अरे इससे आसान आसान क्वेश्चन तो कुछ मिल भी नहीं करेगा, इधर तो लग रहा ना सीधे फॉर्मूले में उठा दे दिया सब। A charge Q is moving in uniform magnetic field। देखिए इधर, ये मान लेते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B है ना? और एक चार्ज Q है जो कि इस B के परपेंडिकुलर है, कितने वेलोसिटी से? V। हाँ या ना? ये चार्ज है, चार्ज का वैल्यू कितना? Q। जब भी परपेंडिकुलर रहेगा तो F इज इक्वल टू मैक्सिमम होगा, जो कि किसके बराबर? QV। B के बराबर है क्या कोई ऑप्शन? है ना? ऑप्शन कौन सा? 20 का ऑप्शन नंबर B, यही है ना? समझ में आ रहा मेरा बात? ठीक है, आप लोग को मैंने बताया था कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जाएगा तो उसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स रहेगा। ये फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू है ना? ये फोर्स का क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है। क्या हो जाएगा ये? कहा बोल रहे कहा? F इज इक्वल टू क्यू वी इंटू बी। इसके बाद वाला क्वेश्चन बोलता है कि एक्सप्रेशन फॉर लॉरेंस फोर्स बताइए। बता देना इसको। आप लोग को हम बोले थे, देखिए इधर हमको सिर्फ लॉरेंस फोर्स बोला है ना? अगर सिर्फ लॉरेंस फोर्स बोला है मतलब हमको टोटल लॉरेंस फोर्स बोला है। और लॉरेंस फोर्स क्या होता है? F टोटल इज इक्वल टू
इलेक्ट्रिक लॉरेंस फोर्स प्लस मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स दो तरह का ना, एक को इलेक्ट्रिक लॉरेंस फोर्स बोलते हैं, दूसरे को मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स। तो टोटल लॉरेंस फोर्स क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक लॉरेंस फोर्स क्या बताया है? Q इंटू E, और मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स क्या बताया है? Q इंटू V क्रॉस V। कौन सा हो गया ऑप्शन? देखिए तो C हो गया ना, कौन सा हो गया? कौन सा? C होगा, है ना? C है, वहां पे Q बाहर नहीं है ना डी में। देखिए अच्छा से, यहाँ पे Q को बाहर निकाल दीजिए, F टोटल इक्वल टू Q को बाहर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? E प्लस वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। ठीक है, तो Q इन E क्रॉस E प्लस V क्रॉस B, मतलब 21 का आंसर हो गया। कौन सा बच्चों? C। तो लिखकर यहाँ तक द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप एट इक्वेटर। आप लोग को ये हम स्पेशल केस में लिखवाए हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ये हमारा प्यारा अर्थ है और ये अर्थ का ये इक्वेटर है। एंगल ऑफ डिप एट इक्वेटर इज ऑलवेज एंड एट पोल इट इज ऑलवेज 90 डिग्री। तो स्पेशल केस में लिखा है तो बना ही दीजिएगा, है ना? एंगल ऑफ डिप एट इक्वेटर इज ऑलवेज 0, मतलब 22 का आंसर ए। ठीक है, इक्वेटर पे हमेशा 0 होगा और पोल पे हमेशा कितना बताए हैं? 90 होगा। याद रहेगा ना ये बात? बोलता है व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप एट अ प्लेस वेयर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये भी बहुत आसान है। देखिए इधर, 1 मिनट बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 23। ये मान लेते हैं ये अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड है B। देखिए इधर ये अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड है B। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ डिप, और ये वर्टिकल कंपोनेंट है ना, इसको B हॉरिजॉन्टल बोलते हैं और इसको B वर्टिकल। हमको बोला B हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू B वर्टिकल। अगर हम बोले कि tan डेल्टा का वैल्यू बताइए तो tan क्या हो जाएगा? BH बाई, यही आ रहा था ना, परपेंडिकुलर BV बाई BH, BV बाई, दोनों बराबर है क्या? तो tan डेल्टा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? BH बाई BH। कट गया, tan डेल्टा का वैल्यू कितना आ गया? tan कितना का वैल्यू 1 होता है बाबू? tan 45 डिग्री का, तो डेल्टा का वैल्यू क्या हो गया? 45 डिग्री। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हुआ? सी। तो 23 का सी। अगला क्वेश्चन देखिए, इधर तो आप लोग ऐसे उलट दीजिएगा, देखिए। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इनसाइड बार मैग्नेट, आप लोगों को पढ़ा है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ, यही बताया ना? तो साउथ से नॉर्थ, ऑप्शन नंबर कौन सा? 24 का डी। उसको मिटा देना ना। (24) का क्या हो जाएगा? हम लोग बताए आप लोगों को कि अगर ये मैग्नेट है और ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ बाहर में फ्लो करता है और साउथ से नॉर्थ मैग्नेट के अंदर में फ्लो करता है। समझ में आया बात? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसके बाद मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ आर। देखिए ऑप्शन ए तो बर्बाद फालतू चीज दिया है। आप लोग को हम बताए थे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड 3 तो था, डिक्लिनेशन, इंक्लिनेशन एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और ये हमको क्या बताता है? अर्थ के टोटल मैग्नेटिक फील्ड की जानकारी देता है। तो ये 3 क्वांटिटीज दैट डिस्क्राइब मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ अर्थ। ठीक है, तो सी हो जाएगा। 25 का क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, और ये कौन कौन सा है? क्या क्या बताए थे? 3 क्वांटिटी क्या क्या बताए थे? एंगल ऑफ डिप बताए थे, एंगल ऑफ डिप
और क्या बताए थे? डिक्लिनेशन बताए थे, है ना, डिक्लिनेशन बताए थे। और क्या बताए थे? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड, यही बताया था ना, ठीक है। एंगल ऑफ ड्रिफ्ट, डिक्लिनेशन और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं हम लोग। मिटा देना सब, 25 का सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 हमको बोलता है कि एक इंडक्टर है, उसका एक कॉइल है, उसका इंडक्टेंस कितना है बाबू? 26। सेल्फ इंडक्टेंस कितना दिया? 50। अरे मिली होता है वो दोस्त, मिली हेनरी। कितना? 50 मिली हेनरी, मतलब 50 इंटू 10 का पावर -3 हेनरी। और करंट कितना बोल रहा है बच्चों? करंट बोल रहा है 4 एम्पियर, है ना। हम लोगों को पूछा गया है कि बताइए कि कितना एनर्जी स्टोर करेगा। तो एनर्जी स्टोर लिख लेंगे आप लोग, ये होता है हाफ एल इंटू आई स्क्वायर। इंडक्टर में कितना एनर्जी स्टोर होता है? हाफ एल इंटू आई स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, हाफ एल का वैल्यू बोले तो कितना? 50 इंटू 10 का पावर -3 इंटू आई का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर। कितना हो गया? 1/2 इंटू 50 इंटू कितना, ये 4 चौके 16 इंटू 10 का पावर -3, 16 पचे 80। हाँ तो पाई पाचे बोले हैं तो 4 80/2 कितना हो जाएगा? या इसी को 400 इंटू 10 का पावर -3 कितना आ गया? ये 0.4 जूल। कितना आ गया? 0.4 जूल। है कोई ऑप्शन में? अच्छा, 26 का तब क्या हो गया? ए। 26 का ए। हमको तो नहीं लगता ना कि 35 में 33 क्वेश्चन मेरे नोट्स में नहीं होगा। पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज फाउंड बाय, इंड्यूस्ड ईएमएफ कौन बताता है? लेंज लॉ। लेंज लॉ बोला था ना, क्या बोला था कि अगर मैग्नेट दूर जा रहा है, सुनिए इधर, अगर मान लीजिए मैग्नेट पहले नजदीक आ रहा है तो इसकी पोलैरिटी ऐसी हो जाएगी इस रिंग की, कैसी कि नॉर्थ को नजदीक आने में अपोज करेगा। क्वेश्चन नंबर 27 है ये, है ना। नॉर्थ को नजदीक आने में अपोज करेगा। नॉर्थ को नजदीक आने में कौन अपोज करेगा? नॉर्थ बन के ही अपोज करेगा ये, हाँ ये ना, ठीक है। तो ये बात हम लोग को बताया कौन था? लेंज। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, लेंज लॉ। है ना, आगे बढ़ जाए। लेंज लॉ है उसका आंसर, है ना। अगर आप लोग को याद हो तो क्वेश्चन नंबर 28 भी हम इसका कॉन्सेप्ट कराए हैं, ये क्वेश्चन आप लोग कॉन्सेप्ट नहीं कराए हैं। याद है? नहीं याद है? अब आप लोग कॉपी भी हमको लगता नहीं लाएंगे। अगर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म लाए हैं तो आप लोग वहां पे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल देखिए। क्या देखिए? मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखिए तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन पढ़ें। क्वेश्चन बोलता है कि एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन और एक अल्फा पार्टिकल है, सारे की काइनेटिक एनर्जी सेम है। कंपेयर कीजिए उनका रेडियस ऑफ देयर पाथ, उनके पाथ का रेडियस कंपेयर करना है। अगर वो सारे के सारे नॉर्मल इंटर करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तब अरे मिला मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। दो देखिए इधर
28। आपको हम पढ़ाए थे इस तरह से, अभी तुरंत बताए भी। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मिल गया ना। और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या किया था, चार्ज पार्टिकल को इंटर करवाया था, है ना। अब उसमें सबसे लास्ट 7वां नंबर में लिखा होगा काइनेटिक एनर्जी, जो होगा Q² R² B² डिवाइडेड बाई 2m है। ये फॉर्मूला है। अब देखिए कैसे फॉर्मूला से देखते के साथ आंसर आएगा भी, है ना। हम लोग को क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है। नहीं है, अच्छा चेक कीजिए, हम पढ़ाए, हमको मालूम है ना। देखिए सुनेंगे, बोलता है एक प्रोटॉन है, एक ड्यूट्रॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है, सारे की काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है। बोलता है कंपेयर कीजिए उनका रेडियस ऑफ पाथ। वो जिस जब ये मैग्नेटिक फील्ड में प्रोटॉन ड्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल इंटर करेगा तो इसका सबका रेडियस होगा ना। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो सर्कुलर पाथ में, तो प्रोटॉन का कुछ होगा, ड्यूट्रॉन का कुछ होगा, अल्फा पार्टिकल का कुछ होगा। हमको बोल दिया गया कि बताइए उनका रेडियस को आप कंपेयर कीजिए। क्या निकालना है, रेडियस निकालना है ना। क्या निकालना है, सारे का यहाँ है क्या रेडियस, निकालिए रेडियस को एक तरफ कीजिए। क्या हो जाएगा ये 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Q² B² किधर ले आए, Q इंटू Q² B² इक्वल टू R² हो जाएगा क्या। तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई Q² B²। R इज इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, और ये तो स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा, Q इंटू B। अब देखिए एक मिनट बात नहीं कीजिए, इधर देखिए गुरुदेव अभी यहीं पर पकड़ के, हाँ देखिए इधर काइनेटिक एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है ना। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे R जो है ये किस पे डिपेंड करेगा, अंडर रूट m बाई क्यू पे करेगा। क्या हमको किसका किसका निकालना है, R प्रोटॉन इज टू R ड्यूट्रॉन इज टू R अल्फा पार्टिकल। अब बताइए अंडर रूट प्रोटॉन का मास कितना बच्चे लोग, 1, कितना चार्ज कितना 1, है ना। प्रोटॉन ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल के केस में बता रहे हैं, n इज 2। ड्यूट्रॉन का मास कितना 2 और ड्यूट्रॉन पे चार्ज कितना, जो प्रोटॉन पे चार्ज वही ड्यूट्रॉन पे चार्ज, है ना, इज 2। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना, मास, अल्फा पार्टिकल का मास कितना, अल्फा पार्टिकल का मास कितना 4, और इस पे चार्ज कितना, प्रोटॉन का 2 टाइम्स। अल्फा पार्टिकल पे 2 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 9 ना, 2 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19। तो अल्फा पार्टिकल पे ये 2 टाइम्स हो जाएगा, किसके कंपैरिजन में, प्रोटॉन के कंपैरिजन में। समझ में आ रहा मेरा बात, क्या हो जाएगा ये 2, क्या निकलेगा 1 इज 2 रूट 2 इज 2 बाई 2 क्या गया 1 इज 2 रूट 2 इज 2। आया क्या आंसर है, क्या कोई ऑप्शन बी है ना। ये समझ में आया कि नहीं आया, क्यों ब्रश पार हो गए लोग। सुनेंगे फिर से, यहाँ पे हम लोग यहाँ से काइनेटिक एनर्जी से रेडियस के लिए एक्सप्रेशन निकाल लिए। देखिए इधर ध्यान से बात नहीं की, जब लोग बात करें तो आप लोगों को दिक्कत हो रहा है। अगर आप लोग, हम लोग यहाँ पे क्या किए, काइनेटिक एनर्जी से रेडियस निकाल लिए। क्वेश्चन में दिया काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है ना, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, सेम है, नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड, जो भी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो तो वही रहेगा। तो यहाँ पे रेडियस डिपेंड किस पे कर गया, अंडर रूट m बाई क्यू पे। प्रोटॉन का मास 1, मास नंबर कितना 1 लेते हैं ना, मास 1, प्रोटॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19, यही ना। तो हम यहाँ पे हमको प्रोटॉन ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल लेना है। तो हमको पता है कि प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन के पास चार्ज सेम होता है, तो दोनों का 1 ले लिए, और अल्फा पार्टिकल के पास जो चार्ज होता है ये 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन होता है, तो ये 2 इंटू 1 हो गया। हम यहाँ लिख सकते थे 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19, यहाँ भी लिख सकते थे 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19, यहाँ पे लिखते 2 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19, फिर 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 को हर जगह से काटते तो फिर क्या मिलता हमको, 1:1:2 ही मिलता ना, 1:1:2 मिलता कि नहीं मिलता।
हम उतना लफड़ा नहीं किए, सिर्फ क्या कर दिए, इसको 1 बोले, इसको 1 बोले, तो इसको हम बोल दिए 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, अब क्या हो गया, और अल्फा पार्टिकल का मास कितना 4 होता है, 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, ये भी आप लोग बताया गया है। अरे अल्फा पार्टिकल हीलियम एटम क्या होता है, उसका 4 टाइम्स होता है ना, तो इसको हम लोग 4 √4 का वैल्यू 2, तो ये क्या आ गया 1:√2 फिर 1। समझ में आया बात, कोई दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 29 हम करवाएं क्लास में। 28 का ऑप्शन बी था, है ना? 29 है ये सारे जो है आप लोगों को ऐप में आ जाएंगे। ठीक है, वीडियो आप देख सकते हैं, हो सकता है हम अपने YouTube चैनल पे भी इसको डालेंगे, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। YouTube चैनल नहीं देखे मेरा आप लोग? ज़ीशान सर फिजिक्स, ज़ीशान सर फिजिक्स YouTube चैनल का नाम है, ज़ीशान सर फिजिक्स। और आप लोग अपने दोस्तों को ही बोल सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं इसके सॉल्यूशन, है ना? हाँ, अब देखिए आगे, ये तो दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है, फटवा तो कई बार देख चुके हम लोग। नहीं बोलता, बताइए 29 में मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, ये एक सेमी सर्कुलर ले लिए, एक यहाँ पे ऐसे गया और एक यहाँ पे ऐसे गया, यही है सेंटर। ये करंट जा रहा, कितने का करंट है, 10 एम्पियर का। करंट कितने का बाबू, 10 एम्पियर का, है ना? रेडियस भी दे दिया है, तो और आसान कर दिया गेम आप लोग का, 20 सेंटीमीटर। हमको पता है एक पार्ट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, यही है ना इसमें 3 पार्ट। नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, V1 के वजह से प्लस 2 के वजह से प्लस 3 के वजह से। हम लोग को एक बात पता है कि किसी भी वायर के जस्ट सामने और जस्ट पीछे मैग्नेटिक फील्ड कितना 0, तो B1 का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, B3 का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे। किसी भी वायर के जस्ट सामने और जस्ट पीछे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है 0। हमको सिर्फ B2 का वैल्यू निकालना है, क्या हो जाएगा B2 का वैल्यू, μ0I/4πr इंटू एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। सेमी सर्कल कितना एंगल बनाएगा, पाई, पाई कट गया, कितना आया μ0I/4, और वैल्यू पुट कीजिए, μ0 का वैल्यू कितना 4π इंटू 10 का पावर -7, I का वैल्यू कितना दिया है 10 डिवाइडेड बाय 4 इंटू R का वैल्यू कितना है 20। 4 और 4 कट गया, ये और ये कट गया, π/2 3.1, अच्छा सेंटीमीटर में है, -2 इसको ऊपर कर दिए प्लस, तो ये आएगा 10 का पावर -5 π/2, यही आ रहा ना। π/2 बोले तो 3.14, 3.14 बोले तो कितना आ जा रहा है 15 मतलब 1.57, पाई नहीं है, कितना है, अच्छा 1 मिनट, तब इसको कर दीजिए इसे 10 π/2 इंटू 10 का पावर -6, तब ये माइक्रो में आ जाएगा, आएगा ना। ये और ये कट गया, 5 पाई माइक्रो टेस्ला, हाँ ये ना 5 पाई माइक्रो टेस्ला हो जाएगा क्या। यहाँ पे इसको 10 कर दिए, यहाँ पे 10 का पावर -5 था, तो 10 का पावर -6 कर दिए 10 से मल्टीप्लाई करके, फिर ये यहाँ क्या करेगा, इसको 10 यहाँ इसको 10 का पावर -5 ही कर देगा ना, तो ये कितना हो गया 10 का पावर -6 के, तो माइक्रो में आ गया, तो 5 पाई माइक्रो टेस्ला। ठीक है, इसके बाद 30 का आंसर हो गया ना, ये सब मिटा देना ये सब। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर लिखवा दिए, कितना था 29 का बी, 29 का बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। कौन सा है 30, कहाँ गया प्लीज, हाँ इधर, ये तो और आसान क्वेश्चन है। देखिए बोलता है कि करंट आ रहा है कितना बाबू 2 एम्पियर का, एक इधर कट के गया, इधर कितना है 2 ओम, इधर कितना है 3 ओम,
फिर इधर कितना है 3 ओम और इधर कितना है 2 ओम, यही है ना। बोलता है ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, बता दीजिए तो VA और VB का पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब VA माइनस VB बताइए। देखिए कौन बोला +1, हमारे लगेंगे। देखिए इधर, हाँ सुनेंगे इधर, है ना। बनाते कैसे पहले ये समझिए, तुक्का नहीं मारिए। तो बना के गलत कैसे बना दिए तब? देखिए इधर, 1 मिनट, अरे 1 मिनट सुनिए, देखिए ना, तुरंत आंसर निकाल दीजिएगा। ऊपर में नेट रेजिस्टेंस कितना है, नीचे में नेट रेजिस्टेंस कितना है, मतलब ये हो गया ऊपर और नीचे दोनों में नेट रेजिस्टेंस बराबर हो गया। मतलब अगर 2 एम्पियर का करंट आ रहा है तो ये दोनों में बराबर बराबर बटेगा आप, मतलब इसमें कितना जाएगा और इसमें कितना जाएगा, 1 एम्पियर जाएगा क्या। ये करंट 1 एम्पियर, ये रेजिस्टेंस 2 ओम, यहाँ का वोल्ट कितना होगा, कितना वोल्ट, ये V इक्वल टू I टू R, I का वैल्यू कितना, R का वैल्यू कितना, कितना आ गया ये 2 वोल्ट। अब बताइए करंट 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस 3 ओम, कितना होगा 1 into 3, कितना आ जाएगा ये, कितना होगा। अगर ये पॉइंट D है, ये B है, ये C है ना, तो हम लोगों को यहाँ का भी कुछ पोटेंशियल होगा, मान लेते VD, यहाँ के पोटेंशियल को तो VA बोल दिए हैं, तो VD माइनस VA क्या लिखेंगे हम लोग, VD माइनस VA क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस 2 ओम, करंट कितना 1, कितना आ गया ये VD माइनस VA 2 वोल्ट, VD माइनस VA कितना आ गया। उसी तरह से यहाँ पे VD, यहाँ पे VB, ये कितना आ जाएगा, VD माइनस VB कितना हो जाएगा, VD माइनस VB इक्वल टू कितना 3 वोल्ट। हम लोगों को निकालना क्या है, VA माइनस VB, ये निकालना है ना। VA माइनस VB बोले तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, VD माइनस VB माइनस VD माइनस VA लिख सकते हैं क्या। VA माइनस VB को हम VD माइनस VB माइनस VD माइनस VA लिख सकते हैं। फिर माइनस करेंगे तो ये माइनस VD प्लस VD कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस VA और ये माइनस VB, तो VA माइनस VB मिलेगा। तो VD माइनस VB का वैल्यू हम लोग कितना निकाले 3 वोल्ट, और VD माइनस VA का वैल्यू कितना निकाले 2 वोल्ट, ये कितना आ गया 1 वोल्ट, सॉरी 1 वोल्ट होगा इसका, है ना। क्या था इसका ऑप्शन बी, समझ में आया, हाँ या ना। देखिए यहाँ का पोटेंशियल हम लोग लिए D, यहाँ का पोटेंशियल क्या लिए D, यहाँ का पोटेंशियल क्या लिए, पोटेंशियल डिफरेंस ही दोनों का निकाले, कितना हो गया VD माइनस VA। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो 1 इंटू 2 कितना आ गया 2 वोल्ट। उसी तरह से ये VD ये VB है ना, तो यहाँ पे हम लोगों ने VD माइनस VB किया, क्या हो गया यहाँ पे 1 इंटू 3। हमको VA माइनस VB निकालना है, इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, VD माइनस VB माइनस VD माइनस VA इक्वल टू 3 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट, दिस इज इक्वल टू 1 वोल्ट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कुछ और अगर कंफ्यूजन होगा तो उसको आगे हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये छाप दिए, आगे बढ़े। Why is Wheatstone bridge more accurate than other method of measuring? ये नल मेथड यूज करता है इसीलिए, है ना। नल मेथड में फर्क क्या, देखिए नल मेथड से क्या होता है ना फायदा, गैल्वेनोमीटर कितना रेजिस्टेंस लगाए हमको फर्क नहीं पड़ता है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ भी हो हमको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमको वहां पे नल देखना है, 0 पॉइंट देखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा ए। हाँ नहीं, ये हम लोग को ये ज्यादा एक्यूरेट इसलिए देता है क्योंकि हम लोग यहाँ पे नल मेथड यूज करते हैं, समझे। हम लोगों को ज्यादा एक्यूरेट इसलिए देता है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, वहां पे नल मेथड यूज करते हैं। और नल मेथड में क्या होता है ना, गैल्वेनोमीटर और सेल, सुनेंगे इधर, गैल्वेनोमीटर और सेल जो भी रेजिस्टेंस देगा ना, वो रेजिस्टेंस क्या होगा, कोई भी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग वहां पे किस लिए काम कर रहे हैं, 0 पॉइंट लाने के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है,
तो इसी वजह से हम बोलते हैं व्हीटस्टोन भी ज्यादा एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि वो नल मेथड, वो व्हीटस्टोन किरचॉफ लॉ पे वो काम करता है, लेकिन इसका ज्यादा एक्यूरेट होने का कारण क्या है कि वो नल मेथड पे काम करता है। ठीक है ना, 31 का ए। ठीक है, 31 का ए। ये पैरेलल ग्रुपिंग है, हाँ या ना? 32 का आंसर तो देख के बताइएगा आप लोग। देखिए, एक कैपेसिटर ऐसे लगा है, एक कैपेसिटर ऐसे लगा है, और एक कैपेसिटर ऐसे लगा है, और मेरे हिसाब से ये आपके सिलेबस में भी नहीं है ना? ये सी, सी और सी, कौन क्वेश्चन बनाया है? सी, ये ए और ये बी। बोलता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। आपको बताए हैं कि पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है? C1 प्लस C2 प्लस क्या हो जाएगा? C प्लस C। बोले तो कितना C? 3C। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्या आ गया? 32 का आंसर क्या हो गया? बी, है ना? 32 का आंसर है बी। मॉडल में दे दिया है सिलेबस के बाहर क्वेश्चन बाबू, तो पढ़ा दिए पूरा, आप लोग पढ़ ले रहिएगा, कहीं ऐसा नहीं कि बाहर दे दे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, एक क्यूब है, बीसीसी स्ट्रक्चर है, मतलब बॉडी सेंटर है, हाँ या ना? देखिए, इसके कॉर्नर्स पे कौन है? कौन सा? CS प्लस। कॉर्नर में पूछ रहे बोलते, और बोलता है बॉडी सेंटर्ड है तो इसके सेंटर में Cl माइनस। देखिए बहुत आसान है ना? मान लीजिए कि क्यूब है, सेंटर में रखा हुआ है Cl माइनस, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, वहां भी पॉजिटिव, वहां भी पॉजिटिव, वहां भी पॉजिटिव, वहां भी पॉजिटिव, और सेंटर में रखा हुआ है Cl माइनस। ये इधर अट्रैक्ट करेगा, ये उधर अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। उधर वाला उधर अट्रैक्ट करेगा, इधर वाला इधर अट्रैक्ट करेगा, जीरो कर देगा। कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है ना? 33 का आंसर कितना? जीरो। 33 का डी। ठीक है, क्योंकि सारे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। आप लोग को हम क्वेश्चन पढ़ाएंगे, भी नोट में लिखवा है। क्वेश्चन 34, इक्वी पोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना एंगल? 90 डिग्री। इक्वी पोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री। ठीक है, लास्ट वाला आप लोग खुद बता दीजिए, आप लोग खुद बता सकते हैं लेंस लॉ एप्लीकेशन से। क्या? क्वेश्चन नंबर 35, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 बोलता है एक कॉइल है, इस कॉइल के नजदीक हम लोग कौन सा पोल लेके आ रहे बाबू? और उतना दिन से हम भी नॉर्थ लेके आ रहे थे, हाँ या ना? नॉर्थ को लेके आएंगे तो उसको रिपेल कौन करेगा? मतलब ये एंड क्या होगा? कौन सा? 35 का। ये हम लोगों का आज का पहला वाला हो गया सेट खत्म। कोई क्वेश्चन में किसी को डाउट है? कौन सा में डाउट है? एक घंटा एक सेट बहुत है। थर्टी टू। अरे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। देखिए आपको हम बताया 32 है ना? एक मिनट, इसको हमको क्लियर कर लेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।